गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि पेरेंट्स बच्चे की कैल्शियम रिक्वायरमेंट और कैल्शियम सप्लीमेंट्स को लेके अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो आज का वीडियो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बना रहे हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक न्यूबॉर्न की कैल्शियम रिक्वायरमेंट क्या है और क्या वो मदर के मिल्क से पूरी हो पाती है। तो इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि एक न्यूबॉर्न बच्चे की जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग पर डे की रिक्वायरमेंट 200 मिलीग्राम के आसपास होती है। और बच्चा जो ह्यूमन मिल्क जो मदर्स मिल्क कंज्यूम करता है उससे उसकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो जब ऐसा है कि बच्चे को अपना रिक्वायर्ड कैल्शियम अपनी मदर के मिल्क से पूरा मिल रहा है तो ऐसे में उसको अलग से कैल्शियम क्यों दें। ये बात ठीक है कि माँ के मिल्क में कैल्शियम सफिशिएंट होता है और बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए एडिक्वेट कैल्शियम मदर के मिल्क में है। लेकिन कैल्शियम को इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन D3 रिक्वायर्ड होता है। अगर विटामिन D3 नहीं होगा तो कैल्शियम जो बच्चे को मिल्क से मिला है वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और बच्चा कैल्शियम डेफिशिएंट हो सकता है। बच्चा अगर प्रीमेच्योर होगा तो इस डेफिशिएंसी का चांस और भी ज़्यादा है। इससे ये बात समझ में आती है कि मदर के मिल्क में कैल्शियम तो कंप्लीट है लेकिन उसके प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए जो विटामिन D3 रिक्वायर्ड है वो मदर के मिल्क में नहीं होता। इसलिए बच्चे को कैल्शियम सप्लीमेंट उतने रिक्वायर्ड नहीं है जितना विटामिन D3 रिक्वायर्ड है। और यही एक कारण है कि हर किसी न्यूबॉर्न को पैदा होने से लेके और बड़े होने तक ये कहा जाता है कि वो विटामिन D सप्लीमेंट्स लें। न्यूबॉर्न बच्चे को जनरली 400 इंटरनेशनल यूनिट सप्लीमेंट डे 1 से रिकमेंड किए जाते हैं। अब आपका ये सवाल ये हो सकता है कि ह्यूमन मिल्क के अलावा और क्या सोर्स हैं जिससे विटामिन D3 मिल सकता है। तो इसका आंसर ये है कि ज़्यादातर वेजिटेरियन डाइट से विटामिन D3 कंप्लीट नहीं होता और जो नेचुरल इवोल्यूशन हुआ है, जो ह्यूमन बॉडी जिस हिसाब से अडेप्टेड है उसमें सनलाइट का एक बहुत बड़ा रोल है। सनलाइट के अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो स्किन की टॉप लेयर्स के जब कांटेक्ट में आती हैं तो उससे कोलेस्ट्रॉल मेटाबोलाइट 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल उसका फोटोकेमिकल कन्वर्जन होता है जिससे 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिक कैल्सिफेरॉल जिसको हम विटामिन डी बोलते हैं उसका प्रोडक्शन होता है। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि सनलाइट के कांटेक्ट में हम लोग आएँ और उसका भी एक पार्टिकुलर पीरियड जो कि बुक्स में ठीक से मेंशन नहीं है कि कितने टाइम में कितना विटामिन डी बनता है, इसको ठीक से क्वांटिफाई नहीं किया गया है। लेकिन ये कंक्लूड किया जा सकता है कि अगर सनलाइट एक्सपोजर है तो पॉसिबली विटामिन D3 एडिक्वेट अमाउंट्स में बन जाता है। लेकिन हमारा जो सिविलाइजेशन है और जो हमारा एडेप्टेशन हुआ है उसमें हम लोगों को इंडोर रहने की आदत, पूरे प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनने की आदत, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट के कांटेक्ट में आने से रोकती हैं। ऐसे में ये एज्यूम करना कि विटामिन डी की रिक्वायरमेंट सनलाइट से पूरी हो जाएगी, ये गलत होगा। इसका मतलब हर इंडिविजुअल जो वेजिटेरियन है उसको विटामिन डी एडिशनली लेना ही होगा। अब आप देखते होंगे कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो विटामिन डी एडिशनली नहीं लेते होंगे लेकिन फिर भी उनके अंदर कोई ऐसे टेंजिबल सिम्टम्स नहीं आए, तो आप कहेंगे कि आप इसको क्यों रिकमेंड कर रहे हैं। इसका आंसर ये है कि विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट लाइफ में ग्रोइंग फेज में सबसे ज़्यादा है। और लाइफ का ग्रोइंग फेज क्या होता है, जब बच्चा बोर्न होता है तब से लेके और लगभग 17-18 ईयर्स तक। इस पीरियड में बच्चे की डेंटिशन, बच्चे की बोन एलोंगेशन और जनरल ग्रोथ सब कुछ होता है जो कि बाद में इतना नहीं होता। इसका मतलब ये है कि विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट है वो इस ग्रोइंग फेज में सबसे ज़्यादा है और उसके बाद में उतनी नहीं है। इसलिए जैसे मैंने बताया कि एक न्यूबॉर्न को डे 1 से हम ड्रॉप्स रिकमेंड करते हैं जिसमें 400 यूनिट पर डे उसको दी जाती हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है 2 से 3 साल का, उसमें उसको फिर डेली ना देके आप वीकली या मंथली सैशेज आते हैं वो दिए जा सकते हैं। ऐसे सैशेज आते हैं जिनमें 40,000 यूनिट्स या 60,000 यूनिट्स विटामिन D3 की होती है और वो बच्चे के लिए सफिशिएंट रहते हैं। काफ़ी पेरेंट्स कहते हैं कि सर हम बच्चे को होम्योपैथिक प्रिपरेशन दे रहे हैं। कैलकेरिया फोस काफ़ी कॉमन है जिसका नाम बहुत लोगों ने सुना होता है। कुछ पेरेंट्स अपने साथ भी लेके आते हैं। अलग अलग होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरर इसको बनाते हैं जिनमें से कुछ की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है। तो कैलकेरिया फोस को विटामिन डी से हम कैसे कंपेयर करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए मैंने आज कैलकेरिया फोस की कंपोजिशन को डिटेल में जानने की कोशिश की।
मैंने ये पाया कि उसकी जो पैलेट्स होती हैं उसमें एक शीशी होती है जिसमें लगभग 80 पैलेट्स होती हैं, और एक पैलेट में जो लिखा गया है वो लगभग 0.5 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम, ये उन्होंने रिकमेंड किया है। मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन किया है कि इसमें ट्राई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी हम कैलक्रिया फोस लेते हैं तो उसमें एक पैलेट में लगभग 0.5 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। जनरली कहा जाता है कि आप 4, 6, 8 या 10 पैलेट्स लीजिए। अगर 10 पैलेट भी ली जाती हैं तो इसमें टोटल कैल्शियम का अमाउंट जो बनता है वो लगभग 5 मिलीग्राम बनता है। अब कैल्शियम की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है, एक न्यूबॉर्न को डे 1 पर जो रिक्वायरमेंट होती है वो 200 मिलीग्राम कैल्शियम सजेस्ट किया गया है, जो कि जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है वैसे वैसे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है और एक स्टेज पर आकर ये लगभग 1200 मिलीग्राम पर डे हो जाती है। और एडल्ट्स में भी जो ये रिक्वायरमेंट है ये लगभग 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम पर डे रहती है। ऐसे में ये एज्यूम करना कि कैलक्रिया फोस की 10 पैलेट से जो जिसमें 5 मिलीग्राम एलिमेंटल कैल्शियम मिल रहा है उससे कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, ये मानना ये गलत होगा। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो बॉडी में कमी अक्सर रहती है वो विटामिन D3 की रहती है, ना कि कैल्शियम की। कैल्शियम मदर के मिल्क से भी पूरा हो जाता है। कैल्शियम उसके बाद में जो डेयरी प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम करते हैं, काफ़ी सारे सीरियल्स जैसे रागी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उन सब में कैल्शियम काफ़ी अमाउंट में रहता है। और एज सच कैल्शियम की कमी इतना बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है जितना कि विटामिन D3 की कमी है। मतलब कमी विटामिन D3 की रहती है, ना कि कैल्शियम की। ऐसे में होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स के नाम पे कैल्शियम सप्लीमेंट लेना, और वो भी काफ़ी मिनिमल से अमाउंट में, और उसके बाद में साइकोलॉजिकली इस कॉन्फिडेंस में रहना कि बच्चे को ठीक से विटामिन डी मिल रहा है, मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि एक न्यूबॉर्न की रिक्वायरमेंट विटामिन D3 की है, जो कि कैलकेरिया फोस में नहीं है। कैल्शियम तो मदर की मिल्क में वैसे ही सफिशियंट है। ऐसे में होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स पे रिलाई करना रिस्की हो सकता है। तो आप ये समझें कि कैल्शियम से कहीं ज़्यादा विटामिन D3 एज ए सप्लीमेंट रिक्वायर्ड है, जो कि होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स में जनरली नहीं है, और जो कि आपको एलोपैथिक प्रोडक्ट्स में, जो कि अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स द्वारा बनाए जाते हैं, उनमें अवेलेबल है, जो कि आपको एलोपैथिक प्रोडक्ट्स में एक मैथमेटिकली कैलकुलेटेड वे में मिल सकता है। अगर बच्चे को विटामिन D3 नहीं देंगे तो इससे उसका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जो उसकी इंटेस्टाइन है उससे कैल्शियम एब्जॉर्ब उतना नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए, और बच्चे को कैल्शियम की कमी के साइन सिम्टम अपीयर हो सकते हैं। कैल्शियम की कमी की सबसे बड़ी जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि बोन्स का मिनरलाइजेशन ठीक से नहीं हो पाना। एक बोन जो विटामिन डी की कमी की वजह से ठीक से मिनरलाइज नहीं हो पाई, उसमें कोलेजन की अधिकता होती है, वो उतनी हार्ड नहीं होती, और वो बोन लचीली होती हैं, रिलेटिवली सॉफ्ट होती हैं, और पार्टिकुलरली अगर वेट बेरिंग बोन्स की बात करें तो वो टेढ़ी हो सकती हैं। इस कंडीशन को हम रिकेट्स कहते हैं। इसका मतलब अगर बच्चे को विटामिन D3 नहीं देंगे तो बच्चे को रिकेट्स होने का रिस्क है। आई होप कि मेरे इस वीडियो से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और कैल्शियम सप्लीमेंट्स को लेकर आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालें, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगा।